जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे बच्चे तथा उनके बचपन की अवधारणा। मानव समाज के विकास का अपना एक लंबा अतीत रहा है, जिसे हम विशेष रूप से इतिहास के माध्यम से समझते हैं। हम यह जानते हैं कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न सभ्यताओं एवं संस्कृतियों से संबंधित समुदायों का उद्भव एवं विकास होता रहा है ना। स्पष्ट है कि उन समुदायों के अस्तित्व में उन बच्चों का जो अस्तित्व भी समाहित होता है, जिन्हें भविष्य में उन समुदायों को आगे बढ़ाया होगा। अतीत में बच्चों की भूमिका इतनी अहम होने के बावजूद ऐसी प्रतीत होती है कि हमने अपने इतिहास के अध्ययन में इसे कभी भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन बच्चों के मामले पर इतिहास के ऐसे चुप रहने तथा उत्साही साक्ष्य न मिलने का निष्कर्ष यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि अतीत में विकसित समुदाय अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं थे। आज के काल में बच्चों का जो स्वरूप विद्यमान है, यह कहीं अपने अतीत में हुए विकास का भी द्योतक है। अतः बच्चों के बचपन की संकल्पना को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना भी अति महत्वपूर्ण है। बच्चों के बचपन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्वतः ही कई सवाल उठते हैं, जैसे अतीत के समुदायों में बच्चों के बचपन की क्या अवधारणा रही होगी, किस प्रकार बचपन की संकल्पना बच्चों की छवि तथा परिवार के नज़रियों में सदी दर सदी बदलाव आते रहे होंगे, है ना। इस बदलाव के पीछे क्या कारण रहा होगा, उस समय व आज के आधुनिक युग में इन संकल्पनाओं में कितना परिवर्तन हुआ है। इन सभी सवालों का कोई सटीक उत्तर देना काफ़ी कठिन है। फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कुछ अनुमान लगाने की गुंजाइश जरूर बनती है। यह स्वाभाविक है कि साक्ष्यों की बहुलता व प्रामाणिकता के मामले में आधुनिक काल इतिहास के जो है इतिहास के अन्य कालखंडों की तुलना में अधिक धनी है। अतः वर्तमान काल में बच्चों के बचपन के विषय में क्या स्थिति बनती है, उस पर बेहतर तरीके से विमर्श किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न कालखंडों में बच्चों की स्थितियों के विषय में जानने को कम ही मिलता है। इस सीमा के कारण बच्चों की अवधारणा के निश्चित क्रमिक विकास को इतिहास के सभी कालखंडों के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। अतः हम बच्चों और बचपन से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं व मान्यताओं को लेते हुए इतिहास में उनसे जुड़े साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही यह भी प्रयास होगा कि यथासंभव हम अपने विश्लेषण को इतिहास के विभिन्न कालों के संदर्भ में कर पाएं और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखें। बच्चों के बारे में बहुत पहले के लोग क्या सोचते थे, यह प्रश्न हमारे मन में कौतूहल को अवश्य जागृत करता है। आगे दिए गए उदाहरण बच्चे और बचपन के ऐतिहासिक अवधारणा के कुछ मूल पक्षों पर विशेष प्रकाश डालता है। इसके विश्लेषण के माध्यम से हम बचपन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं और इसमें उठाए गए बचपन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को हम समझते हैं। एक जैविक अवधारणा है जिसमें बच्चा मात्र जैविक प्राणी के रूप में होता है, और सामाजिक अवधारणा बच्चा इसमें सामाजिक प्राणी के रूप में होता है, उसमें तब्दील होते रहता है ना, कि बच्चा सिर्फ जैविक अर्थात छोटा प्राणी नहीं है, जो कि बड़े का एक छोटा संस्करण होता है ना। उसका अलग व्यक्तित्व होता है। प्लेटो ने 2 सहस्त्राब्दी पहले ही कहा था कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जैसे आप किसी विदेशी से उसकी भाषा को आपको उसकी भाषा नहीं आती और आप उसकी जो भावनाओं को समझ नहीं पाते, उसके है ना, उसको समझ नहीं पाते, तो आपको मालूम होता है कि मेरी कोई बात उसे ठीक से समझ नहीं आती, हमारा कन्वर्सेशन क्लियर नहीं हो पाता है, हमारी बात उनको समझ में नहीं आती है और उनकी बात जो है हमें समझ में नहीं आती है ना। तो
वो हमारी कुछ बातों को गलत समझ जाते हैं और हम उनकी कुछ बातों को गलत समझ जाते हैं। तो जब वो कुछ बोलते हैं तो अपनी भाषा में बोलते हैं और हमको उसकी भाषा मतलब नहीं आती है, तो हम उनकी पूरी बात को नहीं समझ पाते हैं, कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। और इसी तरीके से जो है आदान प्रदान होता है और हमारा जो कन्वर्सेशन होता है वो अधूरा रह जाता है। प्लेटो ने जरूर इस रूपक को यह सब सोच कर रखा होगा कि जब बच्चों से लोग बात करते हैं तो केवल इस कारण ये बच्चा मनुष्य जैसा दिखता है, ये ना सोचें कि ये मेरी बातों को समझेगा और मैं इसकी बातों को समझूंगा। उनके बीच में ये गुंजाइशें रहें कि वे दोनों ही एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाएंगे। संप्रेषण का यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जो अंधेरे में होगा। जाहिर है उस समय इतना मनोवैज्ञानिक विकास नहीं हुआ था, मतलब प्लेटो समझ सकता है कि क्यों मतलब दोनों क्यों अंधेरे में रहेंगे, लेकिन उनसे फिर भी एक बहुत बड़ी बात मतलब प्लेटो ने फिर भी वो सबको समझते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी। और इस आधार पर यह मतलब अनुशंसा भी की थी कि अपने बचपन में जैसा सम्मान हम विदेशियों को देते हैं वैसे ही सम्मान हमें बच्चों को भी देना चाहिए। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह मतलब इसके बारे में हमें पता बाद में चल जाएगा। वैसे ही बाद में वही रहेगा जो हम सामने वाले को समझाएंगे। तो इस नाते कम से कम एक संस्कार रखने की कोशिश प्लेटो ने की थी। और पिछले 2000 सालों पर गौर करें तो ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने हमें याद दिलाया कि बच्चों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हमारे देश में भी ऐसे लोग लगातार होते रहे हैं, है ना। अगर सूर के शब्दों में विचार करें तो जिन्होंने अपने पदों के जरिए बच्चों के झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर भी विचार किया था, माता यशोदा को एक ऐसी माँ के रूप में स्थापित किया जो ये सब सहन करती हैं और बहाना सुन के कहती नहीं है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बहाना है, बल्कि गले से लगाकर उन्हें मतलब प्रेम करती हैं, है ना। तो सूर कौन कौन सा रूपक रच रहे थे? वो वही रूपक रच रहे थे जो बच्चों की दुनिया में लोकपाल बनाने की कोशिश मतलब की जाती है ना। उनको छिपाने की जगह दी जाती है, उनको बहाना बनाने की जगह दी जाती है, उनको अपनी कल्पना की दुनिया में रहने का मौका दिया जाता है। इसको लेकर अनेक परंपराएं हैं, लोक आख्यान हैं और कोई कमी नहीं है। अब हम देखेंगे दिए गए उदाहरण के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार मतलब किन किन बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए। जैविक अवधारणा और सामाजिक अवधारणा के रूप में बचपन को समझने की क्या क्या मायने हो सकते हैं, है ना। इस पर हमें विचार करना चाहिए। उदाहरण में बच्चों के जो भी गुण परिलक्षित हुए हैं उनकी पहचान करें, सूचीबद्ध करें तथा इस पर विचार करें कि आज के समाज में उन गुणों के प्रति क्या धारणाएं हैं और क्यों हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उदाहरण में एक भारतीय प्रसंग की चर्चा भी की गई है। इस संदर्भ में यह विचार करें कि यह प्लेटो के विचार से किस प्रकार से अलग है। अब देखेंगे कि उदाहरण के आधार पर आप उस समय के बच्चों की स्थिति के विषय में क्या अनुमान लगा सकते हैं। उन स्थितियों का आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना चाहिए, है ना। आपने ऊपर के उदाहरण के माध्यम से बच्चों के विषय में कुछ प्राचीन मतों को जाना और उनसे संबंधित दिए गए बिंदुओं पर विचार किया। विचारों के अनुसार प्राचीन मानव समाज में बच्चों को एक स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा जाता था और आज भी यह मत किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कई मनोवैज्ञानिकों का यह भी विश्लेषण है कि हमारे समाज में शैशव की अवधारणा तो है, लेकिन बचपन के बाद से हमारे समाज तथा परिवार में उससे की जाने वाली अपेक्षाएं दरअसल उसे वयस्क बनाने की तैयारी रहती है और बचपन की संकल्पना को यहाँ कभी स्वीकार नहीं किया गया। अब हम उदाहरण के माध्यम से उठाए गए विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपने अतीत में बच्चों की संकल्पनाएं जो हैं कैसी थी इसकी पड़ताल करेंगे। आज के समय में बच्चों की अवधारणा कैसी बन रही है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अतीत में देखें तो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में बच्चों के विषय में कुछ
उत्साहवर्धक अनुमान लगाने की भरपूर संभावना मिलती है। अब तक की खोजों में कुछ साक्ष्य जो हैं ऐसे मिले हैं जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के लोगों की बचपन और बच्चों के प्रति संवेदनशील होने का स्पष्ट प्रमाण देते हैं, है ना। हड़प्पाकालीन सभ्यता खुदाई के दौरान जो बच्चों के खिलौने पाए गए हैं, है ना, उनकी संवेदनाओं एवं जागरूकता का ही एक उदाहरण है। यहाँ भवन निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी मतलब ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है। और हड़प्पाकालीन भवनों के मुख्य द्वार कभी मुख्य सड़क की ओर नहीं पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका एक मुख्य कारण बच्चों की सड़क पर चलने वाले सवारियों से मतलब सुरक्षा करना भी था, है ना। मतलब जो हड़प्पाकालीन सभ्यता में जो नगर पाए गए हैं वो उसमें मतलब बीच में एक चौराहा होता था और मतलब शहर के दोनों नालियाँ होती थी और जो उनके घर के दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, मतलब सामने की तरफ नहीं खुलते थे, है ना। तो इसका जो है अनुमान लगाया गया है कि बच्चे जैसे खेलते खेलते घर से बाहर निकलकर सड़क पर ना जाएं, उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा घर के पीछे दरवाज़ा लगाया जाता था, है ना। ऐसे घूमकर रोड पे आ जाता था। इस प्रकार से उपरोक्त सभी तथ्य इस धारणा को और पुष्ट करते हैं कि वह समाज अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के प्रति भी जागरूक थे, है ना, संवेदनशील थे। जिस सभ्यता के लोग अपने बच्चों के प्रति इतने मतलब सोचते रहे होंगे, हैं, अनुमान के आधार पर उस समाज में एक मतलब जीवांत बचपन की अपेक्षा की जा सकती है। इसके साथ साथ प्राचीन काल में रचे गए काव्यों तथा कहानियों में भी उस काल के बच्चों के बचपन की छवि दिखती है ना। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का जो पुत्र था भरत, है ना, भरत के बचपन की परिस्थितियों का वर्णन है। जो अभिज्ञान शकुंतलम करके एक पुस्तक है जो कालिदास जी द्वारा मतलब रचित है, उसमें जो भरत जी हैं उनके बचपन के नाम पर हमारे देश का नामकरण भारत, है ना, पड़ा। कि प्राचीन समाज में बच्चों के प्रति क्या मतलब उसमें देखा जाता है कि प्राचीन समाज में बच्चों के प्रति क्या धारणा थी। हालांकि इन उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि उस समय बच्चों का बचपन बहुत ही खुशहाल था। प्राचीन काल की कई कथाओं में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां बच्चों के बचपन पर सामाजिक दबाव होता था, है ना। महाभारत के कर्ण और एकलव्य की कथा से आप जरूर परिचित होंगे कि उन्होंने मतलब किस प्रकार से बचपन से ही मतलब युद्ध किया और, है ना, अपने इतिहास को रचा इस प्रकार से, है ना। अब हम देखेंगे कि प्राचीन काल के बाद बचपन के मध्ययुगीन अवधारणा पर हम विचार करेंगे। इतिहासकार जो फिलिप थे जो 1900 फिलिप एरिज करके थे इतिहासकार जो 1962 मतलब जिनका काल माना जाता है कि एक बार जब बाल्यावस्था की स्थिति का मतलब अभ्युदय होना मतलब प्रारंभ हुआ तो समाज में वयस्क और बच्चों के मध्य के संबंध की स्थिति को बतलाने लगे। यहाँ बचपन की अवधारणा और बच्चों के प्रति स्नेह के मायने अलग अलग हैं। बच्चों के प्रति स्नेह का अर्थ यह नहीं है कि कोई समाज उसके बचपन को मान रहा है। इस काल की शैशवावस्था को युवावस्था या वयस्कों से अलग नहीं माना जाता, अर्थात शैशवावस्था खत्म होते ही वह वयस्क समाज से संबंध मतलब जोड़ लेता है। आगे चलकर धीरे धीरे बच्चों की अपनी जो मिठास होती है, सादगी होती है, वह अपना नटखटपन के कारण वयस्कों के मनोरंजन एवं तनाव मुक्त के स्रोत के रूप में नई अवधारणा प्रकट होती नजर आती है। इस समय लिखी किताबों में हमें दिखाई देता है कि माँ और परिवार के अन्य लोग बचपन के जो खुश होने की जो खुशी रहती है, ऐसा माना जा सकता है कि बच्चों को जो है उछल कूद करना, बोलना, सीखना, खेलना आदि छोटी छोटी हरकतों से मिलने वाला जो आनंद होता है को समाज व परिवार ने महत्व देना शुरू कर दिया था। इसी कालक्रम में उक्त अवधारणा के विरुद्ध आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी, जिसमें बच्चों को इस तरह से पालन पोषण के दौरान अत्यंत प्रेम और खुले माहौल को मतलब
गलत माना गया है ना। कालांतर में बच्चे बड़ों के बीच अपनी मूर्खतापूर्ण उत्तरों के कारण परिहास का कारण बनने लगे तथा ऐसा लगने लगा कि वे वयस्कों के मनोरंजन के लिए बने हैं। यदि आलोचनात्मक दृष्टिकोण से परखें तो पाएंगे कि जो फिलिप एरिज जी हैं का यह विश्लेषण का दायरा मतलब वस्तुतः एक विशेष मतलब अभिजात्य वर्ग के बच्चों पर ही सीमित है, जिसमें मध्ययुगीन समाज के अन्य वर्गों के बच्चों का बचपन शामिल नहीं है। उस समय के किसानों, मजदूरों, अपेक्षित समुदायों में बच्चों का जीवन कैसा था, इसकी समझ उसके विश्लेषण से नहीं मिलती है ना। यदि मध्यकाल में भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में कोई बदलाव आए है ना, जो मुख्य रूप से भारत में बाहर के समुदायों के आगमन के कारण हुआ। इस परिस्थिति में बच्चों के विकास का संदर्भ भी बदला, जैसे उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा व परिवेश से संबंधित स्थितियों में विशेष परिवर्तन हुआ। बच्चों के पाठन पठन के लिए विद्यमान पहले की धार्मिक व सामुदायिक संस्थाओं के साथ साथ मकतब, मदरसों व पाठशालाओं का भी विकास हुआ। इसी काल में इकाई मिशनरियों के आने से बच्चों के बचपन पर भी प्रभाव हुआ। इन संस्थाओं का आप आज भी विकसित रूप देख सकते हैं। देखेंगे कि मध्यकाल के प्रारंभ में लगभग 17वीं शताब्दी के आरंभ से वैश्विक स्तर पर बच्चों की अवधारणा में कुछ परिवर्तन हुए। अब विचारकों का बच्चों के प्रति रुझान के कारण बच्चों से उनका स्नेह नहीं था, बल्कि बच्चों के प्रति मनोवैज्ञानिक व नैतिक चिंतन थी। वे बचपन की अवधि को समझ के विकास का समय मानते थे, मतलब बचपन की अवधि को समझकर उसके विकास का समय मानते थे। धीरे धीरे बच्चों के मनोविज्ञान पर टिप्पणियों का दौर भी शुरू हुआ। बचपन के भोलेपन के साथ साथ बच्चों की तर्कशीलता, विकास करने की जो क्षमता है, विचारशील व्यक्ति का निर्माण करने पर जोर दिया गया, ताकि वे अच्छा व सभ्य नागरिक बन सकें। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न प्रयोगों व युक्तियों का भी अपनाए जाने का दौर शुरू हो गया था। कुछ मिलाकर देखा जाए तो मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्थाओं में बाल्यावस्था की वैश्विक अवधारणा में कई स्थायी परिवर्तन हुए हैं। हालांकि पूरे वैश्विक स्तर पर उनमें कितना परिवर्तन आया, इसकी स्पष्ट समझ बना पाना कठिन है। यहाँ मध्यकालीन समाज के वैश्विक अवधारणा को मोटे तौर पर इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जहाँ प्रायः बच्चों को उनके माता पिता व अभिभावक अपने नियंत्रण में सत्ता के अधीन रखने के पक्ष में थे, वहीं दूसरी ओर पारस्परिक भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों की दया, करुणा, हिंसा इत्यादि का अधिकारी माना गया। बच्चों में अलग आत्मानुशासन, दूसरों का सम्मान करने वाला जो भाव है, निश्चल इत्यादि गुणों को आवश्यक समझा गया। गहराई से देखा जाए तो बचपन की विशिष्ट जो है चरित्र, स्नेह व दया भावना वाली अवधारणा का उद्भव परिवार में ही विकसित हुआ। वहीं इसके विपरीत नियंत्रण, सत्ता एवं अनुशासन की दूसरी अवधारणा परिवार के बाहर के स्रोतों से आई है ना।